ओनिल और उनकी रिसर्च टीम ने पिछले 125 सालों से सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया और उसी इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन्स इस बुक में प्रेजेंट किए गए हैं। ओनिल के पैर दोनों खानों में हैं। वो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम उनके स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेकर बाय और सेल कब करना है सब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लेसन नंबर 1, फॉलो द विनिंग सिस्टम कैन-स्लिम। कैन-स्लिम ओनिल का एक स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम है। कैन-स्लिम का हर एक लेटर एक की फैक्टर है जो आपको स्टॉक खरीदते वक्त देखने चाहिए। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक विनिंग स्टॉक ह्यूज प्रॉफिट्स बनाने से पहले अपने अर्ली स्टेजेस में दिखाता है। करंट क्वार्टरली अर्निंग्स एंड सेल्स। आपके स्टॉक के करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर में पिछले साल के सेम क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर की तुलना में काफ़ी इंक्रीज होना चाहिए। 4 में से 3 विनिंग स्टॉक्स में 70% की बढ़त थी। आप कम से कम 20% तो मान के चलो कि करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पिछले साल के सेम क्वार्टरली अर्निंग से 20% तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ सेल्स में भी इसी तरह से बढ़त होनी चाहिए। एनुअल अर्निंग्स इंक्रीजेज। ये पक्का करने के लिए कि उसकी लेटेस्ट अर्निंग्स बस अचानक से नहीं बढ़ी है, इसलिए पिछले 3 साल के एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ पर शेयर को भी देखें। वो कम से कम एवरेज 25% पर ईयर से बढ़नी चाहिए। न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट और न्यू हाइस। कोई स्टॉक तब बढ़िया परफॉर्म करने लगता है जब वो कुछ भी नया करता है। ये कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो सकता है जो या तो कंपटीटर्स को बीट कर दे या नया मार्केट बना दे। कोई नया सीईओ हो सकता है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर चेंज हुआ हो, या कुछ भी जैसे किसी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आना। कुछ भी नया होना स्टॉक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पिछले 10 साल में मार्केट के 95% सुपरस्टार स्टॉक्स इनमें से एक केस के होते हैं, तो इस फैक्टर को ज़रूर कंसीडर करो। सप्लाई एंड डिमांड। ये तो आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में प्राइस हमेशा सप्लाई और डिमांड से ही तय होती है। ऐसी कंपनी देखो जिसने अपने खुद के स्टॉक्स को वापस खरीदकर सप्लाई कम की हो, और ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी देखें, उससे पता चल जाएगा कि लोगों में स्टॉक की डिमांड कितनी है। लीडर और लगार्ड। लीडर्स को खरीदो, पिछड़ों को नहीं। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप में से नंबर 1 या नंबर 2 को लेने का ही एम बनाएं। ऐसी कंपनी जिसकी दूसरी कंपनी से क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ रेट बढ़िया हो। सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही चुनो। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप्स। याद है हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में पहले क्या कहा था? डिमांड का सबसे बड़ा सोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ऐसी कंपनीज देखें जहाँ इंस्टीट्यूशनल ओनर्स हों, जहाँ म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स या दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हों। और इसका ध्यान रखें कि किस नए स्टॉक में किसी इंस्टीट्यूशन ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जब कोई फंड कहीं पर नई इन्वेस्टमेंट करता है तो चांसेस होते हैं कि वो बाद में और पैसे इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। मार्केट डायरेक्शन। आप सभी 6 फैक्टर में सही हो सकते हो जो हमने अभी बताया, पर अगर आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में गलत हो तो आप वैसे भी ज़्यादातर केसेस में पैसे खो दोगे। इसीलिए लेसन नंबर 2, हाउ यू कैन डिसाइड द मार्केट डायरेक्शन। आपकी टूल किट में कुछ ऐसा होना ही चाहिए जो ये तय कर सके कि जनरल मार्केट बुलिश है या बियरिश, मतलब अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग। पर क्यों भाई? क्योंकि आप बुल मार्केट के दौरान पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहना चाहोगे, शायद अपने लेवरेज को बढ़ाने के लिए कुछ उधार तक भी लेना चाहोगे, जबकि बियर मार्केट के समय तुम कैश फ्री करना चाहोगे और मार्केट से एग्जिट करना चाहोगे। पर यह तभी पॉसिबल होगा ना जब आपको मार्केट के बारे में पता होगा कि बुलिश है या बियरिश। तो बुक में ओनिल कहते हैं कि उनकी रिसर्च के हिसाब से 4 में से 3 स्टॉक्स यूजुअली ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसलिए अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स के लिए सबसे बड़ी इंडिकेशंस मेजर जनरल मार्केट एवरेजेस से आते हैं और उनके प्राइस और वॉल्यूम में चेंजेस से। और मार्केट एवरेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मार्केट इंडिसेस में दिख जाते हैं। मार्केट इंडिसेस पूरे मार्केट के ट्रेंड को या उसके एक सर्टेन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में NSE निफ्टी और BSE सेंसेक्स बेंचमार्क इंडिसेस हैं। ये एंटायर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बताते हैं। और उसी तरह अगर कोई स्टॉक जो फार्मा स्टॉक से बना होगा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बताता है। तो आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस इंडस्ट्री का या उससे रिलेटेड मार्केट इंडिसेस पर ध्यान दें, वहाँ से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करें। ओनिल कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द मार्केट यू मस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द मेजर इंडेक्सेस केयरफुली। तो लास्ट में कहें तो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए डेली मार्केट इंडेक्सेस के प्राइस और वॉल्यूम के मूवमेंट्स को सही से इंटरप्रेट करना सीखो। लेसन नंबर 3, बाय स्टॉक्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। किसी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर EKGs और अल्ट्रासाउंड वेव्स के चार्ट्स देखते हैं। वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट मॉडल्स और चार्ट की स्टडी करते हैं।
और शायद पॉलिटिशियंस भी फ्यूचर लॉज और बजट बनाने के लिए चार्ट और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। शायद, पॉलिटिशियंस में शायद गाया मैंने। तो मतलब ऑलमोस्ट हर फील्ड में कंडीशंस को इवेल्युएट और इन्फॉर्मेशन को सही इंटरप्रेट करने में मदद के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। इन्वेस्टिंग के लिए भी यही सच है, और यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स स्टॉक का प्राइस और वॉल्यूम पैटर्न है। कभी कभी ये शेप्स हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं जो कि स्ट्रांग बेस बनाते हैं, दूसरे टाइम ये वीक और एबनॉर्मल होते हैं जो वीक बेस बनाते हैं। लेटेस्ट सेंचुरी में ओनिल और उनकी टीम के सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की स्टडीज में एक बेस सबसे प्रॉफिटेबल आया, द कप विद द हैंडल। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पैटर्न कैसा सा दिखेगा। ओनिल का कहना है कि बेस की लेंथ 7 से 65 हफ्तों के बीच हो सकती है और कप की डेप्थ 12 से 33% के बीच होनी चाहिए। यह हाइट और भी ज़्यादा हो सकती है अगर ये जनरल मार्केट डिक्लाइन के कारण हुआ हो। और साथ में इस पैटर्न को बनाने से पहले स्टॉक के प्राइस में कम से कम 30% का इंक्रीज होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, याद रखें, इस कप को वी की तरह नहीं बनना चाहिए, यू की तरह दिखना ही बेटर है। इसका कारण यह है कि जब कप का लोएस्ट पार्ट लंबे समय तक रहता है तो वीक इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं और इन्वेस्टर्स का एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है जो कि अगले अप ट्रेंड के समय बेचने के लिए कम इच्छुक होते हैं, मतलब जो स्टॉक को होल्ड करके रखने वाले होते हैं। चलो हैंडल पर आ जाते हैं। आपको दिख ही रहा होगा हैंडल कप के अपर हाफ हिस्से में बनना चाहिए। हैंडल पर हमें एक प्राइस कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिलता है। यह आमतौर पर 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहता है और फिर जब प्राइस वापस से पिवट पॉइंट पर आ जाता है वो हमारा बाइंग पॉइंट होता है। हैंडल का डाउन ट्रेंड लगातार वॉल्यूम इंक्रीज होने पर टूटेगा। देखना कि कम से कम 40-50% वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ हो। इसके अलावा बेस के लोज के समय, मतलब कप के बॉटम और हैंडल के समय अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो ये अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि सेलिंग खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। भाई ये तो लग रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, और भी दूसरे पैटर्न्स बाइंग के लिए यूजफुल है, जैसे द कप विदाउट हैंडल, द डबल बॉटम और द फ्लैट बेस। लेसन नंबर 4, वन टाइम यू शुड ऑलवेज सेल योर स्टॉक। द बेस्ट ऑफेंस इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, है ना। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में यही सच है। अगर आप बड़े नुकसान से खुद को बचाना नहीं सीखते हो तो आप इन्वेस्टिंग का खेल बिल्कुल नहीं जीत सकते। स्टॉक मार्केट में बड़ी जीत का सीक्रेट हर समय सही होना नहीं होता है, बल्कि गलत होने पर कम से कम पैसे खोना होता है। मतलब जब आप मार्केट के बारे में सही हो तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना, और जब आप मार्केट के बारे में गलत हो तब कम से कम पैसे खोना। यही स्टॉक मार्केट में जीतने का रहस्य है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ? सिंपल, जब स्टॉक की कीमत आपके दिए हुए प्राइस से कम हो जाए। जब आपकी फेवरेट होल्डिंग आपकी दी हुई प्राइस से नीचे जाती है तब आपके गलत होने का रिस्क बढ़ते जाता है। इसलिए कट एवरी लॉस शॉर्ट एट अ 7 to 8% डिक्लाइन। इसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। कुछ दिनों तक का वेट ना करें कि क्या होता है देखते हैं। ये उम्मीद ना करें कि स्टॉक में तेजी आएगी। मार्केट के बंद होने का वेट ना करें। याद रखें, 20% के लॉस के बाद उन पैसों को रिकवर करने के लिए आपको 25% का गेन करना होगा। 33% के लॉस के लिए 50% का गेन, और 50% के लॉस पर आपको डबल अप करना होगा। दूसरे शब्दों में, जितना आप वेट करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स आपके अगेंस्ट में काम करेगी। अपने नुकसान को कम करना वेट करने और उसके ऊपर आने की उम्मीद करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनमें से कहीं वापस नहीं उठते हैं। लेसन नंबर 5, 9 टाइम्स यू शुड कंसीडर सेलिंग योर स्टॉक। आप जानती हो अगर आपका स्टॉक आपके परचेज प्राइस से नीचे आता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी खरीदारी 19 स्टॉक तक रखते हो जो कैंसिलिंग को पास करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं, जैसे कि कप विद हैंडल पैटर्न, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक का प्राइस आपके परचेजिंग प्राइस से नीचे जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ व्हेन डू आई एक्सेप्ट माई लॉसेस से व्हेन शुड आई रियलाइज माई गेन्स में बदल जाता है। मैं यहाँ 9 सिचुएशंस दूंगा जिनमें आपको सेल करने का विचार करना चाहिए, पर उससे पहले चलो एक कहानी पर नज़र डालते हैं। एक लड़का रोड पर चल रहा था, तभी उसका सामने एक आदमी से हुआ जो मुर्गियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बॉक्स के साथ जाल बना दिया है और बॉक्स के अंदर मुर्गियों के लिए दाने डाल दिए हैं जो कि उन्हें आकर्षित करेगा। एक बार इसके नीचे पर्याप्त मुर्गियां आ जाएंगी, मैं लकड़ी खींच दूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। हालांकि मैं इसे बहुत जल्दी नहीं खींच सकता क्योंकि लकड़ी खींचने से आसपास की मुर्गियां डर जाएंगी और मेरे पास एक ही मौका है। सिंपल है। लड़का उस आदमी को देखने बैठ गया तो मुर्गियां आनी शुरू हुई और एक समय पर बॉक्स के अंदर 12 मुर्गियां आ गईं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक चली गई और 11 बची। शिट, मुझे तभी खींच देना चाहिए था जब उसमें 12 थी। चलो थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं वो वापस आएगी। जब तक वो 12वें का वेट कर रहा था तब तक मैं 2 और चली गई।
मुझे 11 से ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था। लड़के ने देखा कि 3 और चली गई, फिर भी उस आदमी ने नहीं खींचा। एक बार 12 मुर्गियां होने के बाद वो 6 के साथ घर नहीं जाना चाहता था। 10 मिनट बाद बॉक्स खाली हो गया और आदमी खाली हाथ घर लौट गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, यू मस्ट एस्टेब्लिश अ प्लान फॉर व्हेन टू रियलाइज योर गेन्स। अपने स्टॉक के अपने पुराने हाइट्स पर लौटने का वेट ना करें, इसके बजाय हम्बल बने, क्योंकि हो सकता है आप सब कुछ खो दो। अब ये रहे 9 सिचुएशंस। फर्स्ट, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बहुत एडवांस के बाद हैवी डेली वॉल्यूम विदाउट फर्दर गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर ऐसे कुछ दिन आ जाते हैं तो ये सेल टाइम है। सेकंड, स्टॉक स्प्लिट। अगर स्टॉक स्प्लिट होने के 2 हफ्तों में स्टॉक 25% या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आमतौर पर अत्यधिक लाभ होता है, सेल का समय। थर्ड, अपर चैनल लाइन। एक स्टॉक जो काफ़ी रनअप के बाद अपनी अपर चैनल लाइन के माध्यम से बढ़ता है तो आमतौर पर उसे बेचा जा सकता है। आप स्टॉक चार्ट पर पिछले 4-5 महीनों के लास्ट 3 हाई पॉइंट्स को जोड़कर एक अपर चैनल खींच सकते हो। फोर्थ, न्यू हाइज ऑन पुअर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन स्टॉक लगातार बढ़ रहा है तो आप बेचने का विचार कर सकते हो। फिफ्थ, पुअर रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या स्टॉक उस इंडेक्स की तरह नहीं बढ़ रहा है जिससे वो बिलोंग करता है? ये वीकनेस का साइन है और इसका आमतौर पर मतलब है इसे टर्मिनेट करने का समय आ गया है। सिक्स्थ, लोन रेंजर। एक स्टॉक जो कि अकेला अपनी इंडस्ट्री ग्रुप में आगे बढ़ रहा है, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, इसने सभी कंपटीशन खत्म कर दिए हैं। दूसरा, पूरा इंडस्ट्री ग्रुप कठिन समय का सामना कर रहा है। आमतौर पर दूसरा ही हुआ होता है। सेवेंथ, क्लोजिंग एट और क्लोज टू द डेज प्राइस लो। क्या स्टॉक बार बार दिन के सबसे कम कीमत पर क्लोज होता है? ऐसे में सावधान रहें। एट्थ, अर्निंग स्लो डाउन। अगर अर्निंग्स में वृद्धि लगातार 2 क्वार्टर से स्लो डाउन हो रही है तो स्टॉक बेचने का एक फंडामेंटल रीजन है। नाइन्थ, सेल ऑल द वे बैक डाउन अगेन। आपको हमेशा अपना स्टॉक बेचना चाहिए अगर ये अपने पीक से दूर हो जाता है। हर एक इंडिविजुअल स्टॉक के लिए ये दूर हो जाना अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं 12 से 15% को एक रूल ऑफ थंब मान के चलो। मतलब स्टॉक अपने पीक से 12-15% कम हो जाता है तो उसे बेच देना चाहिए। याद रखना, यह कॉमन है कि ऐसा होने से पहले स्टॉक इससे ऊपर के पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आ जाता है। चलो अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए। फर्स्ट, आपको स्टॉक तब खरीदना चाहिए जब उसकी कीमत ऊपर जा रही हो, ना कि नीचे जाने पर। और जब उसका प्राइस आपके परचेजिंग प्राइस से ऊपर बढ़ जाए तब आपको और खरीदना चाहिए, ना कि परचेजिंग प्राइस से नीचे गिरने के बाद। सेकंड, आप स्टॉक्स तब खरीदो जब वो अपने अर्ली हाइस के करीब हो, ना कि तब जब वो इतने डूब जाएं कि वो सस्ते लगने लगे। आप लोएस्ट प्राइस स्टॉक्स के बजाय हायर प्राइस स्टॉक्स खरीदो। थर्ड, जब आपको छोटा सा भी लॉस हो तब आप जल्दी से स्टॉक बेचना सीखो, बजाय वेट करने के और ये उम्मीद करने की कि वो वापस आएंगे। फोर्थ, आप किसी कंपनी के बुक वैल्यू, डिविडेंड्स या पी रेशियो इन सब पर बहुत कम ध्यान दो। इनका पिछले 100 सालों से अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल कंपनीज को प्रेडिक्ट करने में बहुत कम हाथ रहा है। और इसके बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे प्रॉफिट ग्रोथ, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, और वो कंपनी अपने फील्ड में बढ़िया प्रोडक्ट के साथ नंबर 1 प्रॉफिट लीडर है कि नहीं, इन सब पर फोकस करें। फिफ्थ, आप मार्केट न्यूज़लेटर्स या एडवाइजरी सर्विसेज को सब्सक्राइब ना करें और आप एनालिस्ट के रिकमेंडेशन से इन्फ्लुएंस ना हों, जो आखिरकार बस अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं, जो अक्सर गलत होते हैं। सिक्स्थ, आपको चार्ट से भी फेमिलियर होना पड़ेगा। ये एक इनवैल्यूएबल टूल है जिसे अमेचर्स कॉम्प्लिकेटेड और इररिलेवेंट कह के इग्नोर कर देते हैं। चलो अब जल्दी से वीडियो की एक समरी देख लेते हैं। लेसन नंबर 1 ये है कि स्टॉक खरीदने से पहले ये पक्का करें कि वो कैंसलिंग टेस्ट पास कर लेता है। लेसन नंबर 2 ये है कि हर इन्वेस्टर के पास मार्केट डायरेक्शन तय करने के लिए टूल्स होने चाहिए, ये पता करने के लिए कि हम बुल मार्केट में हैं या बेयर मार्केट में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें बुल और बेयर मार्केट का पता होगा तो बुल मार्केट के दौरान लेवरेज यूज़ करके और बेयर मार्केट के दौरान कैश निकाल के हम अपने गेंस बहुत बढ़ा सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कैंसलिंग पास करना ही काफ़ी नहीं है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टॉक से आती है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जैसे कि द कप विद हैंडल पैटर्न। लेसन नंबर 4 ये है कि जब आप गलत हो तो आपको रियलिटी का सामना करना चाहिए और अपने लॉसेस को कम करना चाहिए। आप ऐसा सब कुछ बेचकर करते हैं जो आपके परचेजिंग प्राइस से 7-8% कम हो जाए। लास्ट में लेसन नंबर 5 ये है कि ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहां आपको अपने स्टॉक गेन्स को रियलाइज कर लेना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बनाएं और ओनिल के टाइम टेस्टेड मेथड्स को ना भूलें।
तो यही थे हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।